दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए अपने घर से तो निकलती है, मगर ऑफिस नहीं पहुंच पाती। 50 दिनों की पुलिस की जांच के बाद भी पुलिस को लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता। मगर फिर एक दिन पुलिस वालों को जांच के क्रम में एक गाड़ी के अंदर एक बूंद खून बरामद होता है। और इस एक बूंद खून से पुलिस को गायब हुई लड़की से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो आखिर कैसे एक बूंद खून से गायब हुई लड़की के रहस्य का खुलासा होता है, जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और इस कहानी के पीछे की पूरी साजिश के बारे में जानेंगे तो सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन सी कहानी। दोस्तों, ये कहानी है बॉम्बे के रहने वाली कीर्ति व्यास नाम की लड़की की। 28 साल की कीर्ति बॉम्बे के ग्रैंड रोड स्थित भारत नगर रेजिडेंशियल में अपने परिवार के साथ रहा करती थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद कीर्ति ने बॉम्बे के अंधेरी वे स्थित मशहूर ब्यूटी ब्लंड सलून में काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ कीर्ति काम करती थी। रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए 16 मार्च 2018 को भी कीर्ति सुबह के 9 बजे अपने घर से निकलती है और वहाँ पर पहले से गाड़ी लेकर इंतजार कर रहे दो दोस्तों के साथ ऑफिस की ओर निकल जाती है। कीर्ति के घर वाले भी अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। अभी दिन के लगभग 11:30 बज रहे थे। तभी कीर्ति की माँ घर के वाईफाई का पासवर्ड पूछने के लिए कीर्ति को फोन करती है। पिछली रात ही कीर्ति ने घर के वाईफाई का पासवर्ड बदला था। कई प्रयासों के बाद भी कीर्ति की माँ कीर्ति से संपर्क नहीं कर पाती, क्योंकि कीर्ति के दोनों जो मोबाइल थे वो लगातार स्विच ऑफ आ रहे थे। कीर्ति की माँ को लगता है कि शायद कीर्ति काम में काफी व्यस्त होगी, इसलिए उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा है। इसलिए वो भी कीर्ति को फोन करना छोड़ देती है और अपने बाकी के घर के कामकाज में लग जाती है। अब शाम हो चली थी। कीर्ति के ऑफिस से वापस आने का समय हो चुका था, मगर वो समय पर ऑफिस से घर वापस नहीं आती है। जब समय कुछ ज्यादा हो जाता है तो परिवार वालों को कीर्ति की चिंता सताने लगती है और वो अब ऑफिस में फोन करके कीर्ति के बारे में पता करते हैं। यहाँ से उन्हें चौंकाने वाला जवाब मिलता है। ऑफिस वाले बताते हैं कि आज तो कीर्ति काम पर आई ही नहीं, बल्कि लगातार उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। इस जानकारी के बाद घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अब वो कीर्ति के कुछ करीबी दोस्तों से फोन करके कीर्ति के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करने लगते हैं। लगभग सभी दोस्त यही जवाब देते हैं, कीर्ति से आखिरी बार उनकी बात पिछली रात हुई थी। अब घर वाले परेशान होकर आसपास कीर्ति को ढूंढने निकल जाते हैं। काफी कोशिशों के बाद भी कीर्ति का अता पता नहीं चलता। यहाँ तक कि पूरी रात बीत जाती है, मगर कीर्ति घर वापस नहीं आती। अगले दिन थक हार कर कीर्ति के घर वाले डीबी रोड पुलिस स्टेशन जाकर कीर्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस वाले कीर्ति के ऑफिस जाकर जांच पड़ताल करते हैं और कीर्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कीर्ति के दोस्तों से भी पूछताछ की जाती है। इसी पूछताछ में कीर्ति के दो दोस्त सिंदेश तमनकर और खुशी सहजवानी पुलिस को बताते हैं कि जिस दिन कीर्ति गायब हुई थी उसी सुबह कीर्ति इन दोनों की कार में ऑफिस के लिए निकली थी, मगर रास्ते में कीर्ति ने उनसे कहा कि वो ग्राउंड रोड स्टेशन पर ही उन्हें ड्रॉप कर दे, क्योंकि यहाँ पर किसी से उसने मिलना है। यहाँ से वो ट्रेन से ऑफिस चली जाएगी। इन दोनों के बयान की पुष्टि करने के लिए पुलिस वाले अब कीर्ति के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करते हैं। तो सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आता है कि 9 बजे के आसपास 16 मार्च 2018 की सुबह कीर्ति अपने घर से उतरती है और वहां पर पहले से ही कार वेट कर रही होती है, जिस कार में वो बैठकर आगे चली जाती है। क्योंकि आखिरी बार कीर्ति को सिद्धेश दमनकर और खुशी सहजवानी के साथ देखा गया था, इसलिए पुलिस इन दोनों को इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बनने को कहती है और इन दोनों से कीर्ति से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी और 16 मार्च 2018 को घटित एक एक चीज बताने को कहती है। ये दोनों पुलिस की जांच में पूरा सहयोग देते हैं, क्योंकि कीर्ति को आखिर बार सिद्धेश और खुशी के साथ ही देखा गया था। इसलिए लोगों का शक होता है कि शायद इन दोनों ने ही कीर्ति के साथ कुछ गलत किया है, मगर कई दिनों की पुलिसिया जांच में ये दोनों बेगुनाह पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, सिद्धेश और खुशी लगातार पुलिस को जांच में सहयोग भी करते रहते हैं।
इसके अलावा दोनों फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर कीर्ति को खोजने से संबंध में कैंपेन भी चलाते हैं। कुल मिलाकर पुलिस की नज़र में ये दोनों सस्पेक्ट बिल्कुल क्लीन चिट थे और अब दोनों ही बेगुनाह साबित हो चुके थे। पुलिस के सामने अब चुनौती ये थी कि दिन बीतते जा रहे थे मगर कीर्ति का अभी तक कुछ अता पता नहीं चला था। ये मामला धीरे धीरे देश भर में तूल पकड़ने लगा क्योंकि कीर्ति जिस बी ब्लॉन्ड सैलून में काम किया करती वो मशहूर बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की एक्स वाइफ का था। जब कीर्ति का कुछ दिनों तक पता नहीं चला तो कीर्ति के दोस्तों और ऑफिस वालों के अलावा फरहान अख्तर भी खुद ट्विटर पर लोगों से कीर्ति को ढूंढने के लिए मदद करने की अपील करने लगे। लगभग वीआईपी मामला ये बन चुका था। इस केस को सुलझाने के लिए कई दिनों तक जब पुलिस नाकाम रहती है, 5 अप्रैल 2018 को क्राइम ब्रांच कीर्ति व्यास की गुमशुदगी का केस अपने हाथ में ले लेती है और शुरू कर देती है जांच पड़ताल करना। एक बार फिर से सभी सस्पेक्ट और आखिरी समय में कीर्ति के आसपास दिखे गए लोगों की जांच के लिए बुलाया जाता है। उन सभी से लंबी पूछताछ शुरू होती है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक कीर्ति आखिरी बार सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी के साथ देखी गई थी, इसलिए क्राइम ब्रांच की टीम भी इन दोनों को ही सस्पेक्ट मानते हुए अपनी जांच आगे बढ़ाती है। क्राइम ब्रांच की माने तो सिद्धेश और खुशी सुबह 9 बजे के आसपास इन दोनों ने अपनी कार में कीर्ति को लिफ्ट दी थी और उन्हें लेकर ऑफिस की तरफ बढ़ जाते हैं, मगर ग्रैंड रोड स्टेशन के करीब पहुंचकर कीर्ति कार से उतर गई थी। इस दावे की पुष्टि के लिए कीर्ति के घर के बाहर लगे सीसीटीवी की फुटेज की जांच तो पहले ही हो चुकी थी, मगर जैसा कि इन दोनों ने कहा कि उन्होंने कीर्ति को ग्रैंड रोड स्टेशन के करीब ड्रॉप किया था, वहां की सीसीटीवी फुटेज की जांच पहले नहीं हुई थी। इसलिए क्राइम ब्रांच की एक टीम तत्काल ही स्टेशन के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है। इसके अलावा सिद्धेश और खुशी की कार में सीसीटीवी लगा हुआ था, उसकी भी फुटेज की जांच शुरू करती है। यहाँ कुछ चौंका देने वाला खुलासा होता है। ना तो खुशी, सिद्धेश और ना ही कीर्ति स्टेशन के आसपास या स्टेशन पर लगे किसी सीसीटीवी में कैद होते हैं और ना ही सिद्धेश की कार में लगे सीसीटीवी में इन दोनों के 16 मार्च 2018 को स्टेशन की तरफ जाने की पुष्टि होती है। जब इस बारे में सिद्धेश और खुशी से पूछताछ की जाती है कि तुमने तो बताया था कि तुम दोनों ने कीर्ति को ग्रैंड रोड स्टेशन पर ड्रॉप किया है, जबकि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक तुम लोग वहां गए ही नहीं। पर सिद्धेश और खुशी पुलिस वालों से कहती है कि दरअसल पहले कीर्ति ने उसे कहा था कि मुझे स्टेशन तक छोड़ दो, मगर रास्ते में कीर्ति ने नवजीवन सोसाइटी के पास ही उतरने को कह दिया। इस कारण से वो ग्रैंड रोड स्टेशन तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि दोनों प्राइम सस्पेक्ट ने कई बार अपना बयान बदल दिया था। इसलिए पुलिस वालों को अब शक होने लगा और इन दोनों पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। इसके अलावा उनके फोन रिकॉर्ड्स की भी जांच की जाती है, मगर कहीं से भी कुछ संदिग्ध नहीं मिलता और ये दोनों आज़ाद घूमते रहते हैं। अब कीर्ति को गायब हुए लगभग 50 दिन से ज़्यादा हो चुके थे, मगर कहीं भी कीर्ति का अता पता नहीं था। ऐसा लगने लगा कि शायद कीर्ति के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा। मगर तभी पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलती है कार की, जिससे केस का पूरा रुख ही बदल जाता है। दरअसल जिस कार में आखिरी बार यानी 16 मार्च 2018 को कीर्ति, सिद्धेश और खुशी सहजवानी ऑफिस की ओर निकले थे, उस कार को शुरू से पुलिस वाले फॉरेंसिक जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं। जब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आती है तो उसमें कहा जाता है कि कार की डिक्की में से खून की एक बूंद बरामद की हुई है। जब एक बूंद खून का डीएनए टेस्ट किया जाता है, इसका मिलन कीर्ति के माता पिता के सैंपल से किया जाता है, तो दोनों मैच कर जाते हैं। मतलब उस कार में मौजूद जो एक बूंद खून था ना, वो कीर्ति का था। यस, कार में कीर्ति के एक बूंद खून की मौजूदगी अब बहुत कुछ इशारा कर रही थी। इस खुलासे के बाद तुरंत एक बार फिर से सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी को अपनी हिरासत में पुलिस लेती है और अब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। दोनों लंबे समय तक यही रट लगाए रखते हैं कि उन्होंने रास्ते में कीर्ति को उतार दिया था। उन्हें नहीं पता कि कीर्ति कहाँ गई, मगर जब पुलिस वाले कार के डिक्की में मौजूद कीर्ति के खून के कतरे के बारे में पूछते हैं तो सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी कोई सटीक जवाब नहीं दे पाते।
और फिर एक समय पुलिस की कड़ाई के सामने टूटकर सच्चाई उगलना शुरू कर देते हैं। ये सच्चाई रूह कपा देने वाली थी। दरअसल बी ब्लॉन्ड में कीर्ति फाइनेंस मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी, जबकि यहीं पर खुशी सहजवानी कीर्ति की जूनियर थी और सिद्धेश दमनकर अकाउंट एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रहा था। सिद्धेश यहाँ लंबे समय से काम कर रहा था और इसका परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक था, मगर पिछले कुछ महीनों से वो टारगेट अचीव करने में नाकाम हो रहा था। इसके अलावा वो लगातार कुछ ना कुछ काम में गड़बड़ी कर रहा था। इस कारण कीर्ति सिद्धेश दमनकर को एक नोटिस जारी करती है और उसे कहती है कि 16 मार्च 2018 तक वो अपना परफॉर्मेंस सुधार ले, नहीं तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इस नोटिस के बारे में 28 साल का सिद्धेश दमनकर अपने साथ काम करने वाली 42 साल की खुशी सहजवानी को बताता है। दरअसल खुशी सहजवानी पहले से ही शादीशुदा थी, मगर ऑफिस में वो सिद्धेश दमनकर के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। जब सिद्धेश दमनकर को नोटिस जारी करता है तो खुशी का डर सताने लगता है कि अब सिद्धेश को कीर्ति नौकरी से निकाल देगी, क्योंकि मार्च महीने में भी सिद्धेश दमनकर का अपना जो परफॉर्मेंस था सुधारने के लिए कहा गया था, बट वो नहीं हुआ था। अब यहीं पर खुशी सहजवानी और सिद्धेश दमनकर मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाते हैं ताकि सिद्धेश की नौकरी बचाई जा सके। प्लान के मुताबिक ये दोनों कीर्ति को फोन करते हैं और कहते हैं कि आज तुम हम दोनों के साथ ही कार में ऑफिस तक चलो। पहले रोजाना कीर्ति ट्रेन से ऑफिस जाया करती थी। इन दोनों के कहने पर कीर्ति इन दोनों के साथ कार में बैठ जाती है। कीर्ति के कार में बैठने के बाद ये दोनों कार को लेकर सुनसान इलाके में चल पड़ते हैं और रास्ते में कीर्ति से कहते हैं कि वो सिद्धेश दमनकर को नौकरी से ना निकाले। इस पर कीर्ति जवाब देती है कि इस बारे में मैं ऑफिस मीटिंग में ही फैसला करूंगी। जब कीर्ति की ओर से इन दोनों को मन मुताबिक जवाब नहीं मिलता तो दोनों कार में कीर्ति से लड़ने लगते हैं और इस लड़ाई के दौरान खुशी सहजवानी अपने दुपट्टे से कीर्ति का गला घोट देती है और काफी देर तक गला दबाए रखती है। इस कारण कार के अंदर ही कीर्ति की मौत हो जाती है। कीर्ति की मौत होने के बाद ये दोनों लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लगते हैं, मगर सब कुछ नॉर्मल लगे इसलिए ये दोनों कार के शीशे को सनरूफ से ढक देते हैं और कीर्ति की लाश को कार के अंदर छोड़कर ऑफिस चले जाते हैं। फिर वहां से आकर कार को एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं और पहले तो कार के अंदर ही कीर्ति के शव को 3 टुकड़ों में काटते हैं और फिर तीनों टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं। और फिर ये दोनों लाश को ठिकाने लगाने के बाद पास के ही कार वॉशिंग सेंटर में जाते हैं और अपनी कार को अच्छे से अंदर बाहर से सफाई करवाते हैं। यहाँ से ये दोनों कीर्ति के घर जाते हैं और उसके परिवार वालों के साथ मिलकर कीर्ति को खोजने का नाटक करने लगते हैं। किसी को शक ना हो इसलिए सिद्धेश और खुशी ऑनलाइन कीर्ति को ढूंढने के लिए कैंपेन भी चलाते हैं और खुद ही चलकर पुलिस तक भी जाते हैं ताकि पुलिस को भी इन पर कोई शक ना हो। और आराम से कार की धुलवाई कराने के बाद इन दोनों को लगता है कि वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे, मगर किस्मत से कार धोने वाला कार की डिक्की को अच्छे से साफ करना भूल जाता है और कीर्ति के खून की एक बूंद कार की डिक्की में रह जाती है और इसके एक बूंद से पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। इसके बाद सिद्धेश दमनकर और खुशी सहजवानी पर किडनैपिंग, पुलिस को गुमराह करने, सबूत मिटाने, हत्या जैसे गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया जाता है और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल इस केस की स्थिति के बारे में बात करें तो बेल पर खुशी सहजवानी जेल से बाहर आ चुकी हैं, जबकि सिद्धेश दमनकर अभी भी जेल में हैं। वहीं पुलिस आज तक कीर्ति के लाश के टुकड़ों को बरामद नहीं कर पाई। दोस्तों, इनके की सजा इन दोनों को अदालत में मिल जाएगी, मगर आपके अनुसार सिद्धेश दमनकर और खुशी सहजवानी को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए, जानने के लिए कि देश भर में क्या चल रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी ईशा का इंतज़ार करें। मिलेंगे सेम समय पर। धन्यवाद।